आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए। कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयाँ उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नज़रों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुकी थी और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज़ आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी तरफ ही आ रही थी, पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने टॉर्च जला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी
जंजीरों से बंधे हुए, जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगे, पर कमजोरी की वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाए। वो रहस्यमयी आवाज़ शायद इन्हीं की थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में हैं और उन्हें फ़ौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी और उन महिला को फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था। सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे, जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे, अजीब से, किसी अंधेरी जगह के। और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे, जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस बुरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे, उन दोनों का पीछा करते हुए। पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुँचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था, इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी,
जिस कारण उन दोनों को जेल हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहाँ रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है। बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पेंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पेंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज़्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज़ फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो, थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है।
आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब, बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस औरत ने विनती करते हुए कहा। तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वज़न आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वज़न साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना जाता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थे और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी से लग रहे थे। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चले जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज़ भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में
भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धारा बह निकली। पर खून देखते ही बंजारिन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारिन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहाँ एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था, जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियाँ थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूँ। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफ़ी समय पहले एक ज़मींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत ज़मींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो ज़मींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और ज़मींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा।